हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं मुख्तियार आपके अपने परिवार सुपर एग्ज़ाम स्टडी में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जो क्लास हुई थी वो हिस्ट्री में रज़िया सुल्तान तक हुई थी, जिसका कार्यकाल 1236 से लेकर 1240 तक हुआ था और 1240 में उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद जो अगले सुल्तान बनते हैं वो रज़िया सुल्तान के भाई बहराम शाह। जिनका कार्यकाल 1240 से लेकर 1242 तक होता है। इनसे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि दिल्ली सल्तनत पर प्रथम मंगोलों का आक्रमण इन्हीं के शासनकाल में हुआ था, इन्हीं के समय हुआ था। अगर बात करें, लेकिन बहराम शाह ने एक ममूकलात की स्थापना की थी। किसकी? ममूकलात। ये ममूकलात क्या था? जो 40 दलों का 40 गुलामों के दल का जो मुखिया होता था उसको ही ममूकलात कहा जाता था। और सबसे पहला ममूकलात जो बना था वो कौन था? ऐतगीन, जिसको रज़िया सुल्तान ने बदायूं का इक़्तिदार नियुक्त किया था। ठीक है साथियों, बहराम शाह का शासन 1240 से 1242 तक चला। दिल्ली सल्तनत पर प्रथम मंगोलों का आक्रमण इन्हीं के समय हुआ। लेकिन अगर बात करें, दिल्ली सल्तनत पर पहला आक्रमण था ये मंगोलों का, लेकिन भारत पर होने वाला मंगोलों का आक्रमण ये दूसरा था। पहला जब हुआ था जो जलालुद्दीन मकबरनी पर सिंध पर क्या था? जलालुद्दीन मकबरनी को मारा था सिंध पर, वो तो भारत पर हुआ था, लेकिन दिल्ली सल्तनत पर पहला आक्रमण इन्हीं के समय हुआ। अगला के इन्हीं के शासनकाल में एक ममूकलात की स्थापना हुई। ममूकलात क्या था कि 40 गुलामों के दल का जो मुखिया होता था उसको ममूकलात कहते थे। और प्रथम ममूकलात जो बनाया गया वो ऐतगीन को बनाया गया। ऐतगीन जो रज़िया सुल्तान ने बदायूं का इक़्तिदार नियुक्त किया था। ठीक है साथियों, ये इससे इंपॉर्टेंट जुड़े क्वेश्चन सिर्फ इतने ही बनते हैं। लेकिन बात करें, जो अगला शासक बनता है वो अगला शासक इनके बाद मसूद शाह बनते हैं। कौन? मसूद शाह। कौन बनते हैं? अगले शासक इनके बाद चमक रहा नहीं सर, महमूद शाह बनते हैं, जिनका कार्यकाल 1242 से लेकर 1246 तक रहता है। 1242 से लेकर 1246 तक रहता है। लेकिन इनसे सिर्फ इनका कार्यकाल ही याद रखना, बाकी इनसे संबंधित कोई ऐसे खास इम्पोर्टेंट सवाल नहीं बनते। अगर बात करें इनसे जो अगला शासक बनता है वो अगले शासक बनते हैं नसरुद्दीन शाह महमूद। कौन? नसरुद्दीन शाह महमूद, जिनका कार्यकाल 1246 से लेकर 1266 तक चलता है। तो इनके बाद अगले शासक बनते हैं नसरुद्दीन शाह महमूद, जिनका कार्यकाल 1246 से लेकर
1266 तक। अब बात करें नसरुद्दीन शाह महमूद का मंत्री जो था, मंत्री या वजीर कौन था? वो था बलवान, गयासुद्दीन बलवान। नसरुद्दीन शाह महमूद का वजीर या मंत्री कौन था? बलवान। नसरुद्दीन एक ऐसा शासक था जो अपना जीवन निर्वाह टोपी सिलाई करके करता था। टोपी सिलाई करके अपना जीवन निर्वाह करता था। ठीक है साथियों, समझ में आ रहा होगा। देखो, नसरुद्दीन शाह महमूद का जो मंत्री था या वजीर था वो बलवान था, और नसरुद्दीन शाह महमूद ऐसे शासक थे जो अपना जीवन निर्वाह जो करते थे वो टोपी सिलाई करके अपना जीवन निर्वाह करते थे। बात क्लियर? लेकिन नसरुद्दीन शाह महमूद से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल ये भी बनता है कि नसरुद्दीन शाह महमूद ने बलवान को एक उपाधि दी थी, उलूम खां। कौन सी उपाधि दी थी? उपाधि दी थी उलूम खां। उलूम खां की उपाधि किसको दी थी? तो उलूम खां की उपाधि बलवान को दी थी। किसने? नसरुद्दीन शाह महमूद ने। नसरुद्दीन शाह महमूद ने उलूम खां की उपाधि दी थी बलवान को, जबकि बलवान इनका वजीर भी था, प्लस बलवान ने अपनी पुत्री की शादी नसरुद्दीन शाह महमूद से की थी। बात क्लियर? लेकिन नसरुद्दीन शाह महमूद की मृत्यु 1266 में हो जाती है। नसरुद्दीन शाह महमूद की मृत्यु 1266 में हो जाती है और उसके दरबारियों को बलवान अब खुद हत्या कर देता है। उसके सभी दरबारी की हत्या कौन करता है? बलवान। ध्यान देना साथियों कि नसरुद्दीन शाह महमूद की मृत्यु 1266 में हो जाती है और जो उसके दरबारी होते हैं उनकी सबकी हत्या बलवान खुद कर देता है और उनकी हत्या करके राजगद्दी पर बैठ जाता है। फिर इनके बाद जो अगले सुल्तान बनते हैं वो गयासुद्दीन बलवान बनते हैं। तो ध्यान देना, गयासुद्दीन बलवान जो शासन संभालते हैं वो 1266 से लेकर 1287 तक संभालते हैं। तो अगले शासक बनते हैं गयासुद्दीन बलवान। गयासुद्दीन बलवान, इनका जो कार्यकाल होता है 1266 से लेकर 1287 तक। बात क्लियर? अब इनसे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों का दूसरा आक्रमण था, जबकि यह भारत पर होने वाला आक्रमण तीसरा था और बाकी दिल्ली सल्तनत पर दूसरा आक्रमण था। लेकिन इन्होंने दल 40 के गठन को समाप्त किया था। किसको? दल 40 के गठन को, दल 40 के गठन को समाप्त किया था। लेकिन जो मंगोलों का जो आक्रमण हुआ था दिल्ली सल्तनत पर, जो दूसरा आक्रमण हुआ था
इस आक्रमण, मंगोलों आक्रमण में गयासुद्दीन बलवन के बेटे इसमें भाग ले लेते हैं। गयासुद्दीन बलवन के बेटे की मृत्यु हो जाती है। गयासुद्दीन बलवन के बेटे की मृत्यु हो जाती है और उस बेटे की मृत्यु होने की वजह से बलवन अपने आप खुद प्राण त्याग देता है, अपने प्राण त्याग देता है। और ये जो आक्रमण होता है ये 1287 में होता है। जो मंगोलों का दिल्ली सल्तनत पर दूसरा आक्रमण था वो 1287 में था, जिसमें गयासुद्दीन बलवन का बेटा उसमें भाग लेता है। और जो उसका बेटा जो भाग लेता है, लेकिन बेटा भाग लेने के कारण उस आक्रमण में उसकी मृत्यु हो जाती है। और बेटे की मृत्यु होने की वजह से बेटे के वियोग में अपने प्राण त्याग देता है कौन? बलवन। कब? 1287 ईस्वी में। बात क्लियर? लेकिन बात करें, इन्होंने एक प्रथा भी चलाई थी जिसका नाम था सिजदा एवं पावोस प्रथा। सिजदा एवं पावोस प्रथा इन्होंने ही शुरू की थी बलवन ने। सिजदा एवं पावोस प्रथा का अर्थ क्या होता है? सिजदा का अर्थ होता है कि सर झुका के सलाम करना, और पावोस का अर्थ होता है कि पैरों को चूम के सलाम करना। बात क्लियर? और अगर बात करते हैं इसी को देखते हुए कि सिजदा और पावोस प्रथा जो शुरू की थी वो बलवन ने शुरू की थी। सिजदा का अर्थ होता है सर झुका के सलाम करना, और पावोस का अर्थ होता है पैरों को चूम के सलाम करना। लेकिन भारत में सिजदा एवं पावोस को समाप्त करने वाले पहले शासक कौन बने? भारत से सिजदा एवं पावोस प्रथा को समाप्त करने वाले पहले मुगल शासक कौन बने? तो शाहजहां। कौन थे? शाहजहां। लेकिन इनके बाद फिर औरंगजेब आए। ये ऐसे शासक थे औरंगजेब जिन्होंने सिजदा एवं पावोस प्रथा को भारत से पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। तो भारत से पूर्ण रूप से समाप्त करने वाले सिजदा एवं पावोस प्रथा को किसने समाप्त किया? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति अपना सर या पैरों को चूमना ऐसा हमारे उसमें नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति अपना सर झुकाएगा तो वो सिर्फ अल्लाह के सामने झुकाएगा। तो इस बात को देखते हुए औरंगजेब ने सिजदा एवं पावोस प्रथा को भारत से पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। बात क्लियर? लेकिन बलवन ने एक नीति भी अपनाई थी, लौह एवं रक्त नीति। कौन सी? लौह एवं रक्त नीति अपनाए। और बलवन ने ही एक त्योहार बनाने की बात कही थी। तो कौन सा त्योहार था? नवरोज त्योहार। नवरोज त्योहार मनाने की प्रथा किसने चलाई? बलवन ने। तो क्लियर है? बलवन से संबंधित क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बलवन का जो कार्यकाल था 1266 से 1287, बलवन के समय में दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों का दूसरा आक्रमण था, जिस आक्रमण में उसके बेटे ने भाग लिया और बेटे की मृत्यु हो गई, और उसी मृत्यु होने के कारण बलवन ने अपने भी प्राण त्याग दिए 1287 में। दल चालीसा के गठन को समाप्त किया था बलवन ने
बलबन ने सिजदा एवं पावोस प्रथा चलाई, जिसको भारत से पूर्ण रूप से औरंगजेब ने समाप्त किया। और लौह एवं रक्त नीति भी अपनाई थी बलबन ने, और नवरोज त्योहार मनाना भी प्रारंभ किया था बलबन ने। बात क्लियर। अब इससे आगे बात करते हैं जो अगले सुल्तान बनते हैं, अगले शासक बनते हैं कैकोबाद। तो ताल्य होगा जिस स्टूडेंट को स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट लें। ले लिया होगा। चलें आगे। इनके बाद जो अगले शासक बनते हैं वो कैकोबाद बनते हैं, जिनका कार्यकाल जो चलता है वो 1287 से लेकर 1290 तक चलता है। कौन? कैकोबाद। कैकोबाद 1287 से लेकर 1290। सबसे पहला क्वेश्चन, कैकोबाद का जो संबंध था वो किससे था? तो कैकोबाद गयासुद्दीन बलबन का पोता था। गयासुद्दीन बलबन का पोता था। बात क्लियर। और कैकोबाद जो था ये एक अयोग्य शासक भी था। कैसा शासक था? अयोग्य शासक था। बात क्लियर। कैकोबाद की जो हत्या की थी, कैकोबाद की हत्या मलिक फिरोज ने कराई थी। कब? 1290 ईस्वी में। लेकिन इनकी मृत्यु करने के बाद अगले शासक बनते हैं शमसुद्दीन कैमुअर्स। कौन? शमसुद्दीन कैमुअर्स, जो गुलाम वंश के सबसे अंतिम शासक होते हैं। शमसुद्दीन कैमुअर्स। शमसुद्दीन कैमुअर्स, जिनका कार्यकाल चलता है 1290 से 1290 तक ही। शमसुद्दीन कैमुअर्स, इनको अगर बात करें कि इनकी जो हत्या की थी वो मलिक फिरोज, जिनका असली नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। शमसुद्दीन कैमुअर्स की हत्या जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। और इनकी हत्या करने के बाद एक नए वंश की स्थापना की और नया वंश चलता है खिलजी वंश। कौन सा? खिलजी वंश की स्थापना करते हैं। कौन करते हैं? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी शमसुद्दीन कैमुअर्स की हत्या 1290 में कर देते हैं। और 1290 में हत्या करने के बाद जो अगले वंश की स्थापना करते हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश की स्थापना करते हैं। और खिलजी वंश जो चलता है वो 1290 से लेकर 1320 तक चलता है। और खिलजी वंश की जो संस्थापक होते हैं वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। बात क्लियर। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अगले वंश की स्थापना करते हैं। तो साथियों, अब ये खिलजी वंश चलेगा, लेकिन खिलजी वंश में मैं बताता हूँ, 2 मिनट के लिए सुनना, ध्यान देना। खिलजी वंश की जो स्थापना करते हैं वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी करते हैं।
लेकिन जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो इसकी स्थापना करते हैं, वो अगर बात करें दिल्ली सल्तनत पर चलने वाला सबसे कम वर्ष के लिए वंश था। तो सबसे कम समय के लिए कौन सा वंश चला? खिलजी वंश, जो सिर्फ 30 वर्षों के लिए चला था। और उन 30 वर्षों में या खिलजी वंश में कुल 4 शासकों ने राज किया। और पहला शासक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, दूसरा शासक था अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा शासक था महमूद खिलजी और चौथा शासक था कौन? खुसरो शाह। कौन? खुसरो शाह। इन 4 शासकों ने शासन किया। जबकि अगर बात करते हैं जो पहला शासक होता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिसका शासन 1290 से लेकर 1296, लेकिन उनके भतीजे एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी, जिनका शासन चलता है 1296 से लेकर 1316 तक, और 1316 से लेकर 1320 तक मुबारक शाह खिलजी। लेकिन फिर मुबारक शाह खिलजी 1320 में इनकी हत्या होने के बाद इनके बाद बनते हैं 1320 में ही खुसरो शाह खिलजी, और खुसरो शाह की हत्या भी 1320 में हो जाती है। और जो स्टोरी होगी इसकी वो अगली क्लास में बताएंगे। पूरी स्टोरी जो भी इनसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, और इसको हम पूरे ही तरीके से एक कहानी के तरीके से समझाते हुए चलेंगे, जो अच्छी तरह से याद भी हो और ऐसा याद हो जाए जो कभी नहीं भूल पाए। तो ठीक है साथियों, जो नए साथी जुड़े हैं, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।